तो हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट वीडियो हमने अपनी अपलोड करी थी और जिसमें हमने डिस्कस किया था केमिकल काइनेटिक्स एंड रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। और आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद भी आई होगी, आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करा होगा। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यूनिट एंड टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन okay, unit of rate of reaction are, we know that in the previous classes, previous chapter में बताया था ना, इस previous वाले लेक्चर में हमने बताया था कि R is equal to change in concentration of reactant and product, change in concentration of reactant and product in a particular time interval। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, अब R इज इक्वल टू व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? जिनको नहीं पता वो यहाँ से समझ सकते हैं। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। द नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन। ठीक है, या मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन। तो इट मीन्स कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स यूनिट मोल एंड वॉल्यूम की यूनिट लीटर। तो यहाँ से कंसंट्रेशन की यूनिट आ गई मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स। अब टाइम इंटरवल कौन क्या था? टाइम इंटरवल था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज होने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है वो आपका क्या था? टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल आपका सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स किसी में भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट यहाँ पर पुट करेंगे। एंड टाइम इंटरवल में सपोज करो यूनिट इज सेकंड, तो यहाँ पर हम सेकंड लिख देंगे। दैट इज द मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। ओके, तो आर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। इनवर्स क्यों आया? क्योंकि जब हम इसको न्यूमरेटर ऊपर ले जाएंगे तो जो बायो वाले स्टूडेंट है वो ध्यान दें यहाँ पर कि यहाँ पर जो सेकंड की पावर है वो 1 है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर -1 हो जाएगी। दैट इज द मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, और अगर टाइम हमारा मिनट में गिवन है देन यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ओके, और इफ टाइम इन गिवन इन आवर्स तो मोल लीटर इनवर्स एंड आवर इनवर्स। तो ये आपकी 3 यूनिट्स हो गई किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और टाइम अगर आपके पास मिनट में है तो आप सेकंड को रिप्लेस करके मिनट लिखेंगे, और अगर आवर्स में है तो आवर्स लिखेंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, टाइम इंटरवल में कोई भी चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर टाइम सेकंड में है तो सेकंड में यूज करना है, मिनट्स में है तो मिनट में, और अगर आवर्स में तो आवर्स में लिखना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन अगर हमारा कह रहा है कि टाइम पीरियड आप बताइए मिनट्स में, तब हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड होगा तो। और अगर आवर्स सेकंड में पूछ रहा है तो फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है टाइम, उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन टाइम सेकेंड, मिनट्स, आवर्स जिसमें भी गिवन है वही हमें पुट करना है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मिनट में वैल्यू गिवन है तो आप उसको सेकंड बना लेंगे, आवर्स में गिवन है तो आप उसको सेकंड बनाएंगे। नहीं, क्वेश्चन अगर कह रहा है जिसके अकॉर्डिंग कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट को चेंज कर लेंगे। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट आपकी हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है? दैट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। जिनको नहीं पता वो यहाँ से लिख सकते हैं।
concentration is equal to mass of solute या number of moles of solute dissolved in per liter solution, मोल अपॉन वॉल्यूम की यूनिट लीटर, लीटर को न्यूमरेटर फॉर्म में ले जाएंगे, दैट इज द मोल लीटर इनवर्स। क्लियर? तो ये आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शंस, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? Now next one is the type of rate of reaction. Type of rate of reaction, it is two types. Number first is average rate of reaction. Average rate of reaction. And second one is instantaneous rate of reaction. So first one is average rate of reaction and second one is the instantaneous rate of reaction. Okay, तो average rate of reaction को आप represent कर सकते हैं shortly RAV. AV represent the average and RIN represent the instantaneous. So these are the two types. Number first is the average rate of reaction and second one is the instantaneous rate of reaction. तो अब हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है जैसे आपके पास दो नंबर्स दे रखी हैं 3 और 4 और आपसे कहा जाए कि इनका एवरेज निकालिए, तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 नंबर से, तो इस तरीके से 7/2 = 3.5 और आप यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैथ में एवरेज निकाला जाता है। अब केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें कि केमिकल रिएक्शंस में एवरेज कैसे निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस का, तो उसके लिए सपोज करिए कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन आपकी रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट और आपने टाइम इंटरवल ले लिया, सपोज करिए इनिशियल टाइम t1 आपने ले लिया 3 और यहाँ पर t2 = 6, 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, तो टाइम इंटरवल कितना आ गया? डेल्टा t = आ गया आपका t2 - t1 = 6 - 3 = 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड के अंदर हम ये चेक करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो हमने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लिया, कितने सेकंड का? 3 सेकंड्स का। ठीक है, हमने कितना टाइम इंटरवल लिया? 3 सेकंड्स का टाइम इंटरवल लिया और उसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो दैट इज नोन एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल हम ले लें, ज़रूरी नहीं है कि हम 3 सेकेंड्स का ही लें, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8, 9, 10 मिनट्स में भी ले सकते हैं। तो हम पर डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम इंटरवल यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो चेंजेस होते हैं दैट इज नोन एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस की अगर डेफिनेशंस अगर देखें तो क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम इंटरवल एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन लेंगे, जैसे हमने टाइम t1 और t2 के बीच जो डिफ्रेंसिएशन लिया है वो आपका डिफ्रेंसिएशन हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। एवरेज में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस में जो डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा t = हो गया आपका 3 सेकेंड। ठीक है, अब चलिए इसका एक डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास दिस इज अ a and plus b
to form the product C. These both are reacting species, and these are product. This is the product. तो अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम दो मेथड से निकालेंगे। एक तो रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट कंसीडर अ रिएक्शन, consider a chemical reaction A and B. A क्या है, रिएक्टेंट है, एंड B आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं फॉर रिएक्टेंट के लिए क्या निकाल रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो लेट इनिशियल concentration of A, reactant A is A1 and is A1 at time T1। जो रिएक्टेंट A है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन T1 टाइम पर कितनी है, A1। आफ्टर T2 टाइम reactant A concentration is A2। T2 टाइम के बाद कंसंट्रेशन में चेंजेस हो गए A2, और ये T1 टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी थी, A1। ठीक है, T1 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज A1 एंड आफ्टर T2 टाइम के बाद जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो आपकी A2। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन RAV इज इक्वल टू डेल्टा, डिफरेंशिएशन निकालने हैं, किसका डिफरेंशिएशन निकालने हैं, चेंज इन, क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यही तो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर हम केवल किसके फेवर में पढ़ रहे हैं, रिएक्टेंट के फेवर में। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर, इतना नोट हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ से अगर हम देखें तो RAV एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। यही तो हो रहा है भाई। फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन A1 माइनस करेंगे और T2 टाइम में से हम T1 टाइम को माइनस करेंगे। तो A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पर A2 माइनस A1 मतलब क्या हो गया, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। यहाँ तक क्लियर। बट एक चीज़ याद रखिएगा, जब केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी इट मीन्स A2 की जो वैल्यू है, A2 की जो वैल्यू है, A2 इज लेस देन A1। A2 इज लेस देन A1। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज हो रही है तो A2 की जो वैल्यू है वो A1 से कम होगी। तो इट मीन्स जब हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में। इट मीन्स जो कंसंट्रेशन आएगी वो आपकी नेगेटिव आएगी, लेकिन हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाया। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। बट रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, याद रखिए। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इस नेगेटिव वैल्यू को
जो कंसंट्रेशन की जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दें तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया है। तो नेगेटिव साइन इसलिए नहीं आ रहा कि कंसंट्रेशन इसकी कम है और इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है, A2 इज़ लेस देन B1, इसकी वजह से नहीं आ रहा। रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव करने के लिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव आ रहा है, उसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन लगाया गया है। और जितनी भी रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे केमिकल रिएक्शंस में, उन सभी का जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस बनाएंगे तो उन सभी के आगे हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे। कौन सा साइन पुट करेंगे, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, किसके लिए, रिएक्टिंग स्पीसीज के लिए, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट की। सेकेंड, इन केस ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपको केमिकल रिएक्शंस पीछे याद हो तो मैंने क्या लिखी थी, कंसीडर करी थी A इज एरो B क्या था, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी वही कंसीडर कर लेंगे, लेट एट टाइम T1 concentration of B is B1 and at time T2 concentration of reacting species B is B2। तो average rate of reaction RAB is equal to change in concentration of product, that is the B2 minus B1 upon change in time interval T2 minus T1 is equal to differentiation delta B upon delta T। अब यहाँ पर जो वैल्यू है भाई, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो रही है तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इट मीन्स दैट इज B2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन B1। जो B2 की वैल्यू होगी वो हमेशा B1 से ज़्यादा होगी। इट मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस में हम नेगेटिव साइन नहीं पुट करेंगे। तो नेगेटिव साइन हम रिएक्टेंट स्पीसीज में लगा रहे थे, वो हम प्रोडक्ट में नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में जब रिएक्टेंट के लिए बनाते हैं तो नेगेटिव साइन पुट करते हैं, और प्रोडक्ट के लिए जब बनाते हैं तब हम नेगेटिव साइन पुट नहीं करते, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं। आपको एक केमिकल रिएक्शंस दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस बना कर दिखाइए। तो आप किस तरीके से बनाएंगे, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट इज द ये क्लियर, T1 टाइम पर कंसंट्रेशन B1, T2 टाइम पीरियड पर कंसंट्रेशन B2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B2 माइनस B1, टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, डेल्टा B ओवर डेल्टा T। नेगेटिव साइन पुट नहीं करेंगे, केवल रिएक्टिंग स्पीसीज के आगे पुट करेंगे, ओके। नाउ टेक एन एग्जाम्पल such as A plus B to form the C। ये हमने केमिकल रिएक्शन कंसीडर करी है। इसके लिए आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आपका A एंड B इज द रिएक्टिंग स्पीसीज, तो माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। ये A इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू, प्रोडक्ट के लिए हम नेगेटिव साइन पुट नहीं करेंगे, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये ब्रैकेट में A B C जो हमने लिखी है ना, ये A B C रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को, और T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम इंटरवल। तो RAB इज इक्वल टू माइनस डेल्टा A ओवर डेल्टा T माइनस डेल्टा B ओवर डेल्टा T, और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन पुट नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो आपको पता है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन
कम हो रही है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो हम रिएक्टेंट के लिए टर्म भी यूज कर सकते हैं डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस ऑफ reactant A and B and appearance of product। तो रिएक्टेंट के लिए हम टर्म यूज करते हैं डिसअपियरेंस और प्रोडक्ट के लिए हम टर्म यूज करते हैं अपीयरेंस। तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन होगा कि रिएक्टेंट के लिए डिसअपियरेंस वर्ड यूज हो रहा है और प्रोडक्ट के लिए अपीयरेंस वर्ड। ठीक है, आज यहीं तक इतना करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट सेक्शंस में या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9720609500 पर मेरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।